Hello everyone, my name is Anamika and today I am going to start the new subject on the TrueScore app and that's the geography. आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ज्योग्राफी भूगोल। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ TrueScore एकेडमी पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज इट मीन कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में दो शब्द हैं, एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स फिजिकल फीचर्स फिनोमिनन जस्ट लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल एंड द human being living on it. How do human being interact with the earth? That study is called the geography. In simple words आप ये याद रखिए कि पृथ्वी के अध्ययन को हम जो है वो ज्योग्राफी कहते हैं या फिर द स्टडी ऑफ अर्थ को हम ज्योग्राफी कहते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और दूसरा होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ठीक है, अब हम फिजिकल ज्योग्राफी में क्या चीज स्टडी करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम जो है वो पहाड़, नदियां, जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो वो हम जो है वो भौतिक भूगोल में हम उसका अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें मिनरल्स की, एग्रीकल्चर की या फिर इंडस्ट्रीज की, तो उन चीजों का जो भी अध्ययन रहता है वो हम जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में, मानव भूगोल में हम उन चीजों के बारे में जानते हैं। जब हम इंडस्ट्रीज, मिनरल्स या एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे मानव भूगोल में। ठीक है, और जब हम नदियां, पहाड़ या फिर बारिश ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें जानी है, ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ द अर्थ, और मतलब पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। किन दो पार्ट्स में इनको इसको पढ़ा जाता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मींस भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मींस मानव भूगोल। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है वो यही चीजें देखी हैं कि मतलब ज्योग्राफी का मतलब क्या है और ज्योग्राफी के पार्ट क्या है। अब हम शुरू करेंगे इस सब्जेक्ट को। जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज पढ़ी जाती है कि इस सब्जेक्ट का जनक कौन है, फादर कौन है। ठीक है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इरेटोस्थनीज को। ठीक है, 2 BC में इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। ठीक है, तो इनको जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ठीक है, अब इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी क्यों बोला जाता है? तो बहुत रीजन रहे हैं इस चीज के। इन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च की थी और काफी ज्यादा चीजें हमें बताई थी। उसमें से एक चीज थी कि इन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट होती है। देखिए, ये यहाँ पे जो है 90 डिग्री का टोटल एंगल बनता है और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है वो टिल्टेड होती है, मतलब ये थोड़ी झुकाव होता है इसका। ठीक है, अपनी एक्सिस पे। तो इसकी वजह से जब ये सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो हमें जो ऋतुएं, हमें जो सीजन है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे 23.5 ऊपर हो गए तो यहाँ पे बचा 66.5 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, तो अर्थ जो अपनी एक्सिस पे है वो 23.5 डिग्री टिल्ट होती है। ये हमें इरेटोस्थनीज ने बताया था और इरेटोस्थनीज को जो है हम फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर जो है इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाया था। थर्ड टोलमी। ठीक है, तो टोलमी ने फर्स्ट टाइम इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे रिप्रेजेंट किया था कि इंडिया, भारत देश को जो है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के मैप पे इन्होंने दर्शाया था। ठीक है, बट एक और चीज होती, एक और नेम है जेम्स रेनल। इन्होंने जो है वो जो हमारा आज का मॉडर्न भारत है उसका जो मैप है उसको डिजाइन इन्होंने किया था, मतलब इन्होंने बनाया ये। ठीक है, तो जेम्स रेनल ने जो है वो भारत का मैप बनाया है और टोलमी ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप पे इसको भारत को दर्शाया था। एनेक्सीमेंडर ने वर्ल्ड का मैप बनाया है और इरेटोस्थनीज को जो है वो ज्योग्राफी का जनक, फादर बोला जाता है। अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें देखी है, ये बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें बेसिक चीजें ही पूछी जाती हैं। ऐसा मत सोचना कि ये चीजें काफी डीप में जा रही है, नहीं, ये आपको
आपकी बुक में मेंशन है और ये आपको जरूरी है, तो इसलिए ये नोट भी करनी है। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी ऐप पे, पर जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको चीजें ज्यादा याद होंगी, ठीक है। सो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही जाना है कि व्हाट इज ज्योग्राफी और भूगोल के जनक कौन है, वो इरेटोस्थनीज है। बाकी हमने नॉर्मल चीजें देखी, ठीक है। अब जो है, अब हम इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ अगर हम बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें धरती के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपका एक टॉपिक है सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर मंडल, ये आपका साइंस का टॉपिक रहता है, ठीक है। बट ज्योग्राफी में भी ये चीज आती है, और हरियाणा ग्रुप डी में जो साइंस की वेटेज है वो बहुत ज्यादा रहती है। ऑलमोस्ट 14 to 15 क्वेश्चन हमें साइंस के देखने को मिलते हैं, और ज्योग्राफी के हमें 5 to 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो सोलर सिस्टम है वो ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक है और साइंस का भी एक टॉपिक है। तो ये आपको जो है वो साइंस में भी पढ़ाया जाएगा और ज्योग्राफी में भी इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। बाकी आपको साइंस में ये अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको सोलर सिस्टम क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, धरती जो है वो हमारे सौर मंडल का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी सोलर सिस्टम थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक सन और 8 प्लैनेट रहते हैं, ठीक है। सन के अराउंड 8 प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सन के अराउंड, ये अगर बीच में सन है तो इसके अराउंड जो है वो 8 प्लैनेट जो है रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सन, सूर्य के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सूर्य एक तारा है, ठीक है, और बाकी इसके आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो 8 प्लैनेट है, ठीक है। तो धरती जो है वो तीसरे नंबर का प्लैनेट हमारे पास हमें देखने को मिलता है, पहले मरकरी, फिर वीनस और फिर अर्थ, ठीक है। पहले बुध, फिर शुक्र और फिर धरती, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है। चौथे नंबर का प्लैनेट जो हमें देखने को मिलता है वो है मार्स, मंगल ग्रह, ठीक है। तो ये जो हमें है वो थर्ड नंबर पे, हमारा जो थर्ड प्लैनेट है वो धरती है, ठीक है। तो हमें अपनी अर्थ के बारे में ही जानना है, तो हमारा फोकस इसी चीज पे होना चाहिए। तो अर्थ जो है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, अर्थ जो है वो हमारा थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ये है सोलर सिस्टम में, ठीक है। अब ये 4 प्लैनेट मैंने लिखे, तो ये 4 प्लैनेट, इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है, और रॉकी प्लैनेट भी इन्हें ही बोला जाता है। इसके बाद के जो प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे उनको हम जो है वो हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, और ये इनर प्लैनेट है उन्हें हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो प्लैनेट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से बना देती हूँ, ठीक है, नहीं है। तो इसके बाद के जो प्लैनेट आएंगे वो थोड़े बड़े साइज में रहेंगे, और वो जो है उन्हें हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे प्लैनेट के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सन है, पहला प्लैनेट मरकरी, ठीक है, बुध, दूसरा प्लैनेट वीनस, ठीक है, शुक्र प्लैनेट इसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह इसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में धरती, ठीक है, अर्थ, और देन मार्स, मंगल, मंगल ग्रह, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे प्लेनेट आते हैं वो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, और नेपच्यून वरुण, ठीक है। 5th नंबर पे जो हमें प्लैनेट देखने को मिलता है वो जुपिटर है, बृहस्पति है, फिर शनि आता है, सैटर्न, ठीक है। उसके बाद हमें अरुण देखने को मिलता है, यूरेनस, एंड देन नेपच्यून, वरुण हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, सबसे पास का जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और सबसे जो दूर प्लैनेट है वो नेपच्यून है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा ग्रह हमें देखने को मिलता है वो जुपिटर है, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो मरकरी है, ठीक है। और हमारा जो अर्थ है वो 5th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट हमें देखने को मिलता है, और 3rd नंबर पे ये सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए धरती पे जो है ना वो 71% हमें वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। 71% जो है वो धरती पे सिर्फ हमें पानी की मात्रा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये हमें नीला ग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कलर हमें नीला देखने को मिलता है। तो 29% ही जो है हमें धरती पे लैंड देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो अभी तक हमने ये चीजें समझी। अभी सोलर सिस्टम में और भी बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं, बट आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इस सब्जेक्ट के लिए जो जरूरी है वो ये है। एक और चीज जरूरी है, देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट होती है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो होती है वो होती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एक होती है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट जो है वो सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। नेपच्यून और प्लूटो, आपने एक ग्रह का नाम सुना होगा पहले, अभी ग्रह नहीं है, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो इसके सोलर सिस्टम के बाहर, वैसे क्यूपर बेल्ट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, सो जो ये कवर करती है सोलर सिस्टम को, ठीक है, तो वो होती है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। उसमें हमें प्लूटो देखने को मिलता है। तो प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं है, 8 ही हमारे ग्रह हैं, ठीक है। नेपच्यून तक पहले 9 होते थे, बट फिर 2006 में इसको बाहर निकाल के 8 ग्रह बना दिए गए। अब क्यों बना दिए गए? देखिए, किसी भी ग्रह को एक ग्रह होने के लिए कुछ 3 पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट, वो सन के अराउंड चक्कर लगाए। सेकेंड, उसकी अपनी कुछ ग्रेविटी रहे, ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन रहे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड ये चीज होती है कि उसके आसपास किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई और ग्रह या फिर कोई और अपने एटलीस्ट जो रेवोल्यूशन है उसमें किसी प्रकार की कोई चीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूटो जो है वो क्यूपर बेल्ट के आसपास है, इस वजह से यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं, इसलिए प्लूटो को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है सौर मंडल से। तो अभी हमें इस जो ये सोलर सिस्टम है, इससे अभी हमें क्या याद रखना है कि अर्थ हमारा थर्ड प्लेनेट है। बाकी चीजें आप साइंस में भी कवर कर सकते हो, ये आपको सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू सोलर सिस्टम के बारे में दिया गया था। अब हम जो है वो धरती पे चलेंगे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में क्या याद रखना है? एक सन है, 8 प्लेनेट है, सन जो है वो तारा है और बाकी जो है वो ग्रह है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे धरती के ऊपर, ठीक है। तो धरती में अभी हमने क्या समझा था? इरेटोस्थनीज ने बताया था कि हमारी जो धरती है वो 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे टिल्ट है, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी झुकाव है इसका अपनी एक्सिस पे, तो जो है वो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ये सूर्य के अराउंड चक्कर लगाएगी तो ये थोड़ी सी टिल्टेड वे में लगाती है। जब ये यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, तो ऐसे ऐसे जब ये रिवॉल्व करेगी तो उसकी वजह से कुछ हिस्सा इसका सन की तरफ होगा, जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट या फिर सीजन जो है वो डिवाइड होते हैं। अब देखिए, धरती जो है ना वो 2 चीजें करती है, एक होती है रोटेशन, घूर्णन, ठीक है। रोटेशन जो होती है वो धरती की अपनी एक्सिस पे रहती है। अभी टिल्ट होके ऐसे करके रोटेट कर रही है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन रहती है। घूर्णन जो है वो अपनी एक्सिस पे रहता है। और एक होता है परिक्रमण, ठीक है, रेवोल्यूशन, जो है वो धरती जो है वो सूर्य के अराउंड चक्कर लगाती है, ठीक है, तो वो होती है परिक्रमा, ठीक है। तो सूर्य के अराउंड जब ये चक्कर लगाती है ऐसे करके, तो ये होगी इसकी परिक्रमा, रेवोल्यूशन, ठीक है। और जब ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो ये हो गया इसका घूर्णन, रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन के लिए जो धरती टाइम लेती है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का लेती है, ठीक है। वैसे 23 आवर्स, ठीक है, 23 आवर्स रहता है ये, नहीं 24 आवर्स, 24 आवर्स और 24 और 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर एक्स्ट्रा, ठीक है, 24 आवर्स और 6 आवर्स एक्सेट्रा। और इसकी वजह से जो है वो हमारा लीप ईयर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पर ऑलमोस्ट आप 24 आवर्स इसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी कुछ अगर इसमें दिक्कत रहेगी तो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम लेती है रोटेशन करने के लिए अपने एक्सिस पे, घूमने के लिए धरती, ठीक है। और अगर हम वही सूर्य की तरफ, सूर्य के ओर देखें, ठीक है, अगर हम सन की अराउंड देखें तो 365 डेज और 6 आवर्स लेती है, ठीक है। यहाँ पे है वो, ठीक है, 365 डेज और 6 आवर्स लेती है। ये 6 आवर्स ही जो है वो हमें 4 साल के बाद हमें लीप ईयर के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 6 4 24, तो फिर एक दिन बढ़ जाता है और 366 का जो है वो लीप ईयर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 24 आवर्स ही लेती है। 23 आवर्स 56 मिनट समथिंग ऐसे होता है ये, तो राउंड ऑफ करके 24 आवर्स, ठीक है। और अगर हम परिक्रमण को देखें तो 365 डेज 6 आवर्स का टाइम जो है वो धरती रिवॉल्व करने के लिए लेती है, ठीक है।
तो दो चीजें थी, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से, जो परिक्रमण है उसकी वजह से हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं, और जो घूर्णन है उसकी वजह से हमें दिन और रात का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। मतलब रात या दिन हमें देखने को मिलता है, वो घूर्णन की वजह से देखने को मिलता है। और अगर हम ऋतुओं की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है परिक्रमण की वजह से। आपको ये चीज इसीलिए बताई गई थी, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से हमने क्या समझा कि सारे के सारे ग्रह जो है वो सूर्य के अराउंड जो है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सारे ग्रह अपनी एक्सिस पे भी घूमते हैं, जिसको हम रेवोल्यूशन, घूर्णन हम बोलते हैं। और ठीक है, सूर्य का अराउंड जब चक्कर लगाते हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन, परिक्रमण बोलते हैं। और जब अपनी एक्सिस पे लगाते हैं तो उसको हम रोटेशन, घूर्णन बोलते हैं। रोटेशन की वजह से दिन या रात होती है, और रेवोल्यूशन की वजह से हमें ऋतुएं देखने को मिलती हैं। और ये जो टिल्ट रहता है 23.5 डिग्री का, उसकी वजह से हमें जो है वो जो है उसकी वजह से भी हमें ऋतुओं का जो एक ड्यूरेशन रहता है वो हमें देखने को मिलता है। ये चीजें अभी आपने धरती में समझी, ठीक है। अभी तक हमने अर्थ में क्या चीज समझी है, तो अर्थ में अभी तक हमने ये चीज समझी है कि व्हाट इज रेवोल्यूशन, व्हाट इज रोटेशन, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि 71% वाटर रहता है, 29% जो है वो धरती में लैंड है, ठीक है। और थर्ड प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम में। और उसके बाद और हमें क्या देखना है, देखिए अब धरती की बात इतनी होगी। अब अगली चीज ये है कि धरती की जो शेप है, ये जो शेप है वो क्या है, तो धरती जो है वो जियोइड शेप की है, ठीक है। जियोइड शेप की है ये, ठीक है। और ऑब्लेट, स्फेरॉइड, ये दो शेप नाम है, ठीक है। चपटा अंडाकार, ठीक है। चपटा अंडाकार शेप की जो है वो हमें धरती देखने को मिलती है। और जियोइड जो है वो हिंदी में भी ऐसे जियोइड ही लिखा होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग वे में आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने 2 जगह ये क्वेश्चन देखा था। अगर जैसे आपको पूछा जाए कि धरती की जो शेप है, आकार है, वो कैसा है, अगर ऑप्शन में जियोइड आया होगा तो फिर आपको जियोइड टिक करना है, ठीक है। और ऑब्लिट, स्फेरॉइड अगर आया होगा, ये दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। आए तो ऑब्लिक करके आएंगे, ठीक है। और अलग अलग ही आते हैं। अगर ऑब्लेट, स्फेरॉइड दिया होगा ऑप्शन में तो आपको ये टिक लगाना है, ठीक है। अगर जियोइड दिया होगा ऑप्शन में, ये टिक लगाना है, ठीक है। ऐसे अगर ये जियोइड दिया होगा फिर ऑब्लेट, स्फेरॉइड जो है आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो धरती का जो शेप है वो जियोइड है, ऑब्लेट, स्फेरॉइड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अभी तक धरती के बारे में क्या जाना, धरती में 71% वाटर है, 29% लैंड है, सोलर सिस्टम में थर्ड प्लेनेट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसकी शेप जो है वो जियोइड, ऑब्लेट, स्फेरॉइड है। ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, और ये रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे, और रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, ठीक है। ये चीजें हमने अभी तक देखी हैं। और क्या देखा है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज जो है वो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो बोले जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम धरती ही कर रहे हैं, तो धरती में जो आगे और जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीजें हम देखते हैं, ठीक। तो देखिए आपका जो एग्जाम है ना, उसमें जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो बहुत कम है। मतलब देखिए आपको 5 to 6 क्वेश्चन आने हैं, 5 to 6 क्वेश्चन की आपकी वेटेज ये रहेगी, ठीक है। तो हमें जो चीजें हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही खत्म करनी है। पढ़ना हमें उतना ही है जिससे आपका एग्जाम जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कम पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया आपको पूरा जाएगा, पर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही हमें चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज क्या चलती है, नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है वो किस चीज के लिए जरूरी होती है, देखिए किसी भी जगह की अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है वो रहता है, ठीक है। देखिए ये हमारी धरती है। अब धरती में एक भूमध्य रेखा होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 0 डिग्री पे धरती को 2 भागों में ये कट कर रही है, 2 भागों में ये 0 डिग्री पे ये बांटती है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में ये चीजों को डिवाइड करा है, ठीक है। तो ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। देखिए ये धरती को 2 भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। भूमध्य रेखा ये 2 भागों में बांटती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर से, ठीक है,
यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट बन रहा है, और ये भी जब इनको जोड़ देते हैं तो ये आ गया हमारा फर्स्ट 1 डिग्री पे लैटिट्यूड। देखिए जब ये इसको दो भागों में बांट रही है ना, ठीक है, तो 90 लैटिट्यूड इस तरफ बन रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, और 90 ही ऊपर बन रहे हैं, तो 90 लैटिट्यूडनल लाइंस वन 180 होती हैं, ठीक है, पर इक्वेटर को डाल के ये कितनी होती हैं, 181 होती हैं, ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस। और दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है 111 किलोमीटर का, ठीक है। तो अब हमें इन लैटिट्यूड्स में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो भूमध्य रेखा इक्वेटर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेटर धरती को दो भागों में बांट रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। द सेकंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे ये 0 से 90 डिग्री तक ये एंगल्स गए हैं, ठीक है, तो एक कहीं पे एंगल आएगा 23.5 डिग्री साउथ पे, और ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये एक लैटिट्यूडनल लाइन यहाँ पे ये जो है वो बन रही है, ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइन, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ये बन रही है। जब ये 23.5 डिग्री साउथ पे बनती है तो यहाँ पे हमें मकर रेखा देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में जब ये बनती है तो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा हमें जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और ये बीच में 0 डिग्री पे हमें भूमध्य रेखा जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे जो है वो हमें अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे जो है हमें अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिल रहा है, और ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। फिर 90 डिग्री पे उत्तर वाला पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये हमें लैटिट्यूड्स देखने को मिल रहा है। अब ये लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, ठीक है। बट अभी तक आप याद रखिए कि लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस 111 किलोमीटर का है। टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस जो है इक्वेटर को छोड़ के 180 है, और ऐसे जो है वो 181 है, ठीक है। ये लैटिट्यूड के बारे में हमें अभी तक पता चला। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए जहां पे ये मीट कर रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे जहां पे ये मीट कर रहे हैं वहां पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट से हमें किसी लोकेशन का पता लगता है। तो इसलिए हमें जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज रहती है वो रहती है, ठीक है। इसलिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ने हैं। अब हम जो देख रहे थे, ठीक है, अब हमने इस चीज में क्या समझा था, हमने समझा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ये इक्वेटर गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, सेम 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, और 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। देखिए अब यहाँ पे ये जो एरिया है ना इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, और ये टेम्परेट, ये भी टेम्परेट, ठीक है। और ये आगे फ्रीज रख सकते हो आप, ठीक है, फ्रीज। तो ये ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट, आपने सुना होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, तो इस चीज के लिए आपको ये विभाजन कराया जा रहा है। तो अभी जो हमारा अभी आप इतना याद रखिए कि ये जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल वाले एरिया में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो भागों में डिवाइड करती है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये नीचे वाला पार्ट जो है हमें ट्रॉपिकल में देखने को मिलता है और ऊपर वाला पार्ट जो हमें टेम्परेट में देखने को मिलता है। तो ये चीज हम जो है वो इंडिया में वर्ड यूज करेंगे, इसलिए आपको ये बता दिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या चीज है। ठीक है, तो अभी हमें ये जरूरी क्यों है, देखिए 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक सर्कल जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलती है, और इक्वेटर हमें भूमध्य रेखा जो है वो हमें देखने को मिलती है। अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है, और ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट थोड़ा माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको भारत पढ़ना है, तो भारत में ये वर्ड जो है हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑल्सो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, देखिए धरती के बारे में क्या पता कर लिया, धरती के बारे में ये पता कर लिया कि धरती की शेप क्या है, जियोइड है, ऑब्लेट, स्फेरॉइड है। ठीक है, चपटा अंडाकार शेप की धरती हमें देखने को मिलती है। 23.5 डिग्री पे अपने ही एक्सिस पे जो है ये टिल्ट रहती है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखा कि 71% इस पे वाटर है और 29% इस पे लैंड है, थर्ड प्लेनेट है। ठीक है, अभी तक हमने यही चीजें जो थी वो पढ़ी थी। अब जो है हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि धरती में है क्या। ठीक है, तो धरती में 7 महाद्वीप हैं और 5 ओशन है। ठीक है, 5 महासागर है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशन है। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ठीक है, तो इनको अभी हमें लर्न करना है। ठीक है, अभी हम इनको लर्न करेंगे। देखिए 7 महाद्वीप जो हैं वो कैसे लर्न करने हैं, उसकी एक ट्रिक है, आ नॉर्थ साउथ आ। ठीक है, आ नॉर्थ साउथ आ। ठीक है, ये है एरिया वाइज, ये ट्रिक एरिया वाइज के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 7 ग्रह, सॉरी 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 6 ही लिखे हैं, तो एक जो है वो और ऐड होगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है, देखिए ए फॉर एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 5th नंबर पे अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो हमारा एशिया है, और इंडिया भी जो है वो एशिया का ही हिस्सा है। ठीक है, एशिया में ही एक कंट्री है। उसके बाद सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे पहले ये याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूरोप जो है वो सेकंड लास्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, इसलिए ये यहाँ पे हम इस ट्रिक में यहाँ पे हम ई ऐड करेंगे। ठीक है, आ नॉर्थ साउथ आ। ठीक है, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सेकंड लास्ट छोटा जो होता है वो यूरोप है। तो अंटार्कटिका तक आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अंटार्कटिका जो है वो स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ सबसे ज्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट ही चलते हैं। यहाँ पे रह पाना टफ है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें स्नो कवर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये सिर्फ रिसर्च एंड एनालिसिस बेसिस प्रोजेक्ट ही हमें देखने को मिलेंगे तो जाहिर की बात है यहाँ पे हमें पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलेगी। अगर तो फिर इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वाइज जो है वो अंटार्कटिका सबसे नीचे चला जाएगा। अगर हम वही एरिया वाइज अंटार्कटिका को बोले तो फिर वो 5th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो आपको ये एरिया वाइज भी याद होने चाहिए और पॉपुलेशन वाइज भी चीजें याद होनी चाहिए। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। अब थोड़ी देर में हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, उससे पहले इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, जब भी आपको क्लास लगानी है तो आपको मैप ओपन करके रखना है ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये एशिया है, यहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो स्नो कवर रहता है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन सबसे कम होगी। पॉपुलेशन वाइज सबसे कम जो है वो अंटार्कटिका आएगा। ऐसे एरिया वाइज अगर हम सबसे छोटा बताएं तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो एशिया है और सेकंड जो सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। ठीक है, तो अब जो है वो आपको ये नोट भी करना है और याद भी करना है। एक बार मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को नोट भी करना है और आपको याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज के लिए, एरिया वाइज के लिए आपने ट्रिक याद की थी, आर नॉर्थ साउथ आर। ठीक है, और उसमें आपको याद करनी है। ठीक है, आई नॉर्थ साउथ आई। ठीक है, आई नॉर्थ साउथ आर। ठीक है, तो ए फॉर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड देन 6 पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे अंटार्कटिका। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा अंटार्कटिका है। वही अगर हम देखें एरिया वाइज तो सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपने नोट भी कर लेना और ये आपने याद भी कर लेना। ठीक है, वैसे होप सो आपको ये पहले से ही चीजें याद हो, पर अगर नहीं है तो आपको ये चीजें याद कर लेनी है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी चीज है। ठीक है, तो एक बार फिर से पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा अंटार्कटिका है। एरिया वाइज सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है पॉपुलेशन वाइज? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में जो है वो रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं और यहाँ पे स्नो कवर रहता है, इसलिए सबसे कम पॉपुलेशन जो है अंटार्कटिका में हमें देखने को मिल रही है। यूरोप में आपको जो है वो लंदन, पेरिस जैसे शहर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है और ये हमें 3rd नंबर पे फिर कॉन्टिनेंट महाद्वीप हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है वो यूरोप 6 नंबर पे है। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीजें याद कर लेनी है। होप सो आपको ये ट्रिक के अकॉर्डिंग भी थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूछूंगी। उसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे ओशन, महासागर। ठीक है, तो हमारे जो है वो 5 महासागर है। जो सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा है प्रशांत महासागर। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। अब आपने आर्कटिक सर्कल देख लिया है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया है, तो आपको लोकेशन जो है वो माइंड में आ जानी चाहिए कि आर्कटिक ओशन कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये अगर हमारी धरती है तो इन एरिया में ये हमारा पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे सदर्न ओशन आता है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा। ठीक है, दक्षिणी सागर। ठीक है, यहाँ पे हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन इंडिया के पास में। इंडियन ओशन जो है वो 3rd लार्जेस्ट ओशन है, 5 में से 3rd प्लेस पे ही आएगा। और यहाँ पे एस शेप में जो है वो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर हमें देखने को मिलता है। देखिए, इसमें याद क्या करना है कि हमारे पास 5 महासागर हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पैसिफिक ओशन आएगा, प्रशांत महासागर आएगा, सबसे बड़ा महासागर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद 2nd नंबर पे सदर्न ओशन आएगा। ठीक है, 3rd नंबर पे इंडियन महासागर, हिंद महासागर हमें देखने को मिल रहा है। 4th नंबर पे अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर से हमें ये चीज याद रखनी है कि एस शेप ये बनाता है। ठीक है, एस शेप का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है हमें सबसे छोटा महासागर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है इसमें। देखिए, पैसिफिक ओशन कैसे बना है। अर्थ की एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है मून। ठीक है, तो जो चंद्रमा है वो धरती का उपग्रह है। ठीक है, तो देखिए
किसी टाइम पे क्या हुआ था कि धरती से आके जो है वो स्पेस में, ठीक है, एक मतलब चीज टकराई थी, या फिर एक आप रख लीजिए कि कोई चीज आके जो है वो धरती से टकराई थी, जिसकी वजह से जो धरती का कुछ हिस्सा था वो निकल गया और वो चंद्रमा का रूप उसने ले लिया। तो जहां से वो चीज निकली थी, जो मटेरियल धरती के जिस पार्ट से निकला था, वहां पे जो है हमें प्रशांत महासागर बनता हुआ देखने को मिला। इसलिए प्रशांत महासागर जो है हमारा सबसे बड़ा महासागर जो है वो धरती पे देखने को मिलता है। तो 5 हमारे महासागर है, 7 हमारे महाद्वीप है। 5 महासागरों के नाम है पैसिफिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। और 7 महाद्वीपों के नाम है एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमें 7 महाद्वीप और 5 हमें महासागर जो है वो देखने को हमें मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको सीक्वेंस वाइज लिख देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो पूरा आप खुद लिख लेना, ठीक है। पैसिफिक ओशन, ठीक है, सेकंड पे सदर्न ओशन, थर्ड पे इंडियन ओशन, फोर्थ पे अटलांटिक और फिफ्थ पे आर्कटिक। ठीक है, ये सीक्वेंस समझ रहेगी। अब हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या चीजें देखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि ज्योग्राफी के 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। उसके बाद में हमने देखा कि ज्योग्राफी के जनक किसको बोला जाता है, इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। वर्ल्ड का मैप एनेक्सिमेंडर ने बनाया था, टॉलमी ने फर्स्ट टाइम जो है भारत को वर्ल्ड के मैप में दर्शाया था। जेम्स रेनल फिर हमने देखे, उन्होंने जो है वो धरती का एडवांस भारत का एडवांस मैप जो है वो बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखे, हमने भूमध्य रेखा देखी 0 डिग्री पे, कर्क रेखा देखी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और हमने मकर रेखा देखी 23.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, वो चीजें हमने देखी। अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, हमने ये चीजें देखी। धरती के बारे में हमने देखा कि सोलर सिस्टम में ये 3rd प्लेनेट है, और उसके बाद 71% इसमें वाटर है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है, और 29% ही हमें लैंड जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हमने ये चीजें देखी कि कितने हमारे महाद्वीप है, 7 हमारे महाद्वीप है और 5 हमारे जो है वो महासागर है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ ये ही चीजें जो है वो पढ़ी है। ठीक है, अब जो है वो अब हम शुरू करेंगे हमारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। अब हम करने जा रहे हैं शुरू इंडिया के बारे में। ये है इंडिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया को। ठीक है, ठीक है, अभी हम इंडिया को देखेंगे। तो अभी तक हमें क्या पता है इंडिया के बारे में, जब जो भी हमने पढ़ा उसमें से देखिए, इंडिया जो है वो एशिया की एक कंट्री है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में इंडिया एक कंट्री है। इंडिया के बारे में ये पता है। ठीक है, अब और क्या है चीजें। ठीक है, तो अब इंडिया में हमने क्या देखना है, मैंने बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमें जो है वो लोकेशन का पता लगता है। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं तो एक हमें कोऑर्डिनेट मिलता है, और उसकी वजह से हमें जो है वो लोकेशन के बारे में जो है हमें चीजों का पता लगता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इंडिया का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम जो है वो उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में से लेके 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि इक्वेटर जो है धरती को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम एक और इमेजिनरी लाइन देख लें तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न
हेमिस्फीयर में भी ये चीजों को डिवाइड करना है। तो यहाँ से हमें जो है धरती कहाँ पे देखा, सॉरी भारत हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है वो नॉर्थ ही हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, नॉर्थ ही लिखा है मैंने, इधर साउथ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमें भारत जो है वो धरती के कौन से हिस्से में देखने को मिल रहा है, तो नॉर्थ में हमें देखने को मिल रहा है और ईस्ट वाले डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रख लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो हमें नॉर्थ में हमें जो है वो भारत देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऐसे मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे मैंने ईस्ट ही जो है वो मेंशन किया है। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से पता लगा कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में जो है वो भारत है। ठीक है, आपको ये चीजें जो है वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, पता होनी चाहिए। वैसे ये एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है, पर फिर भी आप याद कर ले तो एक सेफ मतलब पॉइंट रहता है। ठीक है, तो इनको याद कैसे करना है, देखिए इसको याद करने के लिए 3 का डबल 6 और 6 के बाद में आता है 7, 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। हमें ऑप्शन देख के ही मतलब चीजों का पता लगना चाहिए, इतना भी हमारे लिए इनफ होता है। तो 3 का डबल 6 और 6 के बाद आता है 7, 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और 8 का हाफ 4, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ जो है ये लोकेशन है इंडिया की नॉर्थ वाले साइड में। और ईस्ट में कैसे याद करना है, देखिए 6 7 8 लिख दीजिए बीच में पॉइंट, 6 7 8 6 7 8। ठीक है, ईस्ट ऐसे। और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स आपको याद ही करना पड़ेगा। होप सो आपको ये चीजें मतलब एक बार अगर आप याद करोगे तो ऑप्शन में देख के आपको चीजों का पता लग जाएगा। अब जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो चीजें हम लर्न करते हैं। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अर्थ में पार्ट है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत हमें देखने को मिलता है अर्थ के। ठीक है, अब भारत का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसको आपने याद क्या करना है, जब भी आप इंडिया की बात करते हो तो रिवर्स काउंटिंग अपने माइंड में रखिए कि रिवर्स करने से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए 3 के बाद में 2 आता है 3.2 और 8 जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा मिलियन किलोमीटर का स्क्वायर। तो ऐसे आप एरिया को याद कर सकते हो। ठीक है, 3.8 मिलियन किलोमीटर का स्क्वायर, 3 के बाद 2 और 8 आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। 3.28 मिलियन किलोमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया है। ठीक है, अब जो इंडिया के बारे में और क्या पता होना चाहिए, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, भारत जो है वो 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे, नहीं 3 पॉइंट देखे। ठीक है, भारत के बारे में फर्स्ट ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड ये 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है भारत का। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है भारत का। 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये विश्व में। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद जो ये विश्व का कितना एरिया बनाता है, तो ये 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया है। ठीक है, अगर विश्व का 100% एरिया है तो उसमें से 2.4% जो है वो भारत है। तो तीन चीजें, एक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में। ठीक है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया जो है वो हमारा प्यारा भारत जो है वो बनाता है। ठीक है, उसके बाद ये लोकेशन है थोड़ी, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ही है। ये आपको याद हो ना हो, ये चीजें याद होनी चाहिए। 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया जो है वो भारत बनाता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमें धरती के देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए अगर ये नॉर्थ है फिर ये साउथ है और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो अब हमें जो नेक्स्ट याद करना है वो ये चीज याद करनी है कि भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है। ठीक है, कितना ये देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक, कश्मीर टू कन्याकुमारी ये स्ट्रेच कितना है, इसको लिखना कैसे है, ऐसे देखना। 4 डिजिट का ये नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 किलोमीटर। ठीक है, ये इतना स्ट्रेच है नॉर्थ टू साउथ,
1 2 3 4 किलोमीटर, या फिर 3 2 उल्टी गिनती लिखिए, 3 से 3 2 1 4। क्षेत्रफल में भी आपने 3 2 ही लिखा था, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही लिखना है 3 2 1 4, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ स्ट्रेच जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी। और यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से लेके किविथु विलेज अरुणाचल प्रदेश का लास्ट विलेज ये है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ से किविथु विलेज तक जो ये है, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो स्ट्रेच हमें देखने को मिल रहा है, ये कितना है, ये है हमारा 2933 किलोमीटर का, ठीक है, ये है हमारा 2933 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच है 3214 किलोमीटर का, और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो है 2933 किलोमीटर का, ठीक है। आपको याद करवाने के लिए ट्रिक्स, ठीक है, वो बता देती हूँ मैं। देखिए आपको ये 3214 नॉर्थ साउथ कैसे लिखना है, ऐसे 1 2 3 4 किलोमीटर, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। और ईस्ट टू वेस्ट के लिए आपको कैसे याद रखना है, देखिए हम बोलते हैं 9 2 11 हो जाइए, हमें याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट में 9 2 33 हो जाइए, तो 9 2 और 3 3, ठीक है, 2933 किलोमीटर का ये हमें जो है वो स्ट्रेच जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको लर्न होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल सी चीजें पढ़ी हैं, महाद्वीप पढ़े हैं, हमने महासागर पढ़े हैं, भारत का हमने लोकेशन को देखा है, और हमने ये देखा है कि मतलब 7th लार्जेस्ट ये कंट्री है, और नॉर्थ साउथ स्ट्रेच कितना है, ये ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच जो है वो कितना है भारत का, ठीक है। ये ही हमने अभी तक चीजें इसमें कवर की हैं, तो ये आपको जो है चीजें याद होनी चाहिए, इस क्लास के बाद आपको ये चीजें जो है वो याद करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो बाकी कौन सी हैं ये भी हम याद कर लेते हैं, ठीक है, बाकी भी आपको पता होनी चाहिए, पहली 6 कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कंट्री है विश्व में वो है रशिया, ठीक है, किसका पार्ट है, एशिया महाद्वीप का ये पार्ट है। दूसरे नंबर पे आती है कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th पे हमारा आ गया भारत, ठीक है, इंडिया। मैंने आपको ये बताया कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो पहली भी आपको ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फैक्ट, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट 7 कंट्रीज कौन सी है, सबसे पहले रशिया है, रशिया आपको मैप देखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद में आता है कनाडा, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पार्ट जो हमें है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो पार्ट है वो हमें कनाडा जो है हमें देखने को मिलता है, मतलब कंट्री है ये, मतलब उत्तर अमेरिका की कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका की ये कंट्री है। चाइना फिर से एशिया में है, यूएसए फिर से नॉर्थ अमेरिका में, ब्राजील जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का, और इंडिया जो है वो एशिया में है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आप नोट कर लेना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया, और ये सीक्वेंस होपफुली आपको याद हो गई हो। अब ठीक है, तो अर्थ में अब एक चीज बच जाती है, एक टॉपिक बच जाता है, उसको कवर करते हैं। देखिए मैंने आपको एक इंडिया का ओवरव्यू दिया है आज, ठीक है, बाकी हम इंडिया को नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। अभी मैं आपको जो है वो अर्थ के बारे में बता दूंगी, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। बाकी जैसे जैसे हम इंडिया को कवर करेंगे, जैसे जैसे हम उसके फिजियोग्राफिकल फीचर्स को या फिर डिविजन्स को देखेंगे, तो जो भी टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ फिजिकल ज्योग्राफी से आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से ऐड उसमें कर दूंगी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफी मिनिमम है, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और आपको जो ज्योग्राफी पढ़ानी है वो हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए पढ़ानी है, और उसमें सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ाऊं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो भी चीजें मुझे इससे इंपॉर्टेंट लगती हैं, जब भी आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं आपको जो है वो वर्ल्ड मैपिंग, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी में उसको वहां पे ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थ के बारे में ही, ठीक है। अर्थ में क्रस्ट मेंटल कोर,
ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर, अर्थ की डिवीजन। ठीक है, अर्थ जो है एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, पर अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ में ही चीजें हो रही है जिसकी वजह से हमें ऊपर भूकंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, तो उसका एक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, एक होता है क्रस्ट, ठीक है, फिर आता है मेंटल, एंड देन कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो देखिए भूपर्पटी क्रस्ट, ठीक है, और कोर को क्रोड ही बोलते हैं, और मेंटल को ओढ़ मंडल शायद बोलते हैं। ठीक है, इसको चेक करके मैं आपको कल बता देती हूँ, बट ओढ़ मंडल भी बोलते हैं, क्रस्ट को भूपर्पटी हिंदी में बोलते हैं, कोर को क्रोड ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्रस्ट, क्रस्ट क्या है, क्रस्ट में लैंड है और उसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, तो क्रस्ट जो है वो 2 चीजों से बनती है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, और एक लैंड क्रस्ट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसमें होती है लिथोस्फीयर, क्रस्ट में होती है लिथोस्फीयर, मेंटल में स्थैनोस्फीयर, और कोर में तो फिर कोर ही है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं ना 7, ठीक है, तो वो लैंड क्रस्ट के ऊपर बने हैं। ठीक है, और जो हमारे महासागर बने हैं ना वो बने हैं हमारे ओशनिक क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारी लैंड है दैट इज द क्रस्ट। ठीक है, वो क्रस्ट वाला पार्ट है। उसके नीचे होता है मेंटल, मेंटल में लावा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्थैनोस्फीयर हमें देखने को मिलती है, वो होती है सेमी सॉलिड लेयर होती है। ठीक है, ये एक, तो यहाँ पे लावा होता है, ये ही लावा जब ऊपर उठ के आता है तो यहाँ पे क्रस्ट पे हमें वोल्केनोस से हमें लावा जो है वो बाहर निकलता हुआ देखने को मिलता है, मतलब अंदर मेंटल होता है, ये जो है लावा जब बाहर निकल के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्केनिक एरप्शन जो देखने को मिलती है, तो ये मेंटल वाली लेयर से ऊपर उठ के आ रही है और यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन करा रही है क्रस्ट में। ठीक है, तो ये स्थैनोस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कोर, कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पूरा का पूरा कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोर पहले लिक्विड वाली लेयर रहती है और उसके बाद ये बहुत डेंस सा मटेरियल जो रहता है, डेंस सबसे ज्यादा डेंसिटी यहीं पे हमें देखने को मिलती है अर्थ की। ठीक है, ऐसे 5.5 होती है, पर कोर में जाके हमें 13.3 तक जो है हमें देखने को मिलती है डेंसिटी, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी। तो ये बनता है फिर सॉलिड कोर। ठीक है, तो लिक्विड कोर और सॉलिड कोर हमें अंदर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो क्रस्ट हमने क्यों पढ़ा, ये क्यों पढ़ा क्रस्ट मेंटल कोर, देखिए आपको पता होना चाहिए कि मेंटल में लावा है जो ऊपर उठ के आ रहा है और उसकी वजह से वोल्केनोस, उसकी वजह से ऊपर आपको अर्थ क्वेक्स, जो भी धरती के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसकी वजह से आपको अर्थ क्वेक्स या फिर धरती के ऊपर होने वाला कोई फिनोमिनन है वो उस तरह से हमें देखने को मिलता है, इसलिए आपको ये लेयर पता होनी चाहिए क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, क्रस्ट में ओशनिक क्रस्ट और लैंड क्रस्ट, लैंड क्रस्ट के ऊपर हमारे जो है वो हमें महाद्वीप बनते हुए देखने को मिलते हैं, और ओशनिक क्रस्ट से जो है हमें जो है वो हमें महासागर बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब देखिए कोर जो होता है ना, ये आपकी बुक में लिखा होगा इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोर जो होता है ना वो बना होता है नाइफ से। ठीक है, जितना मर्जी नाइफ से इसको काट लो ये कटेगा नहीं, क्योंकि कोर सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल, तो नाइफ Ni निकल और Fe आयरन। ठीक है, निकल और आयरन से ये बना होता है, कोर जो है वो हमें निकल और आयरन से बना हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो लैंड क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, क्रस्ट बना होता है हमारा सियाल और सीमा से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना होता है सियाल से, और सीमा ओशनिक क्रस्ट बना होता है। लैंड क्रस्ट जो बना होता है वो हमें सियाल से बना हुआ दिखता है, और सीमा हमें जो है वो हमें ओशनिक क्रस्ट दिखता है। सीमा अब क्या है, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और सियाल क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको जो बुक फॉलो करनी है, ठीक है, वो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ज्योग्राफी 10th और +2 लेवल का पढ़ना है। अब जो बुक आपको फॉलो करनी है वो ल्यूसेंट या अरिहंत भी आपने शायद खरीदी होगी। ठीक है, तो उसमें ये चीजें मेंशन होगी, जब आप ये क्लास देखोगे तो उसके बाद आपको वो चीज लर्न कर पाना काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको चीजें यहाँ पे समझ आ गई हो। ठीक है, तो अभी आपने अर्थ के बारे में क्या पढ़ा। ठीक है, अर्थ के बारे में हमने ये पढ़ा कि 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर जो है वो नाइफ से, निकल और आयरन से बना है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सिलिकॉन एल्यूमिनियम से, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हमें बनता हुआ
देखने को मिलता है। तो आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के हमने जनक देखे इराटोस्थेनीज, उसके बाद हमने देखा एनेक्सीमेंडर को जिसने वर्ल्ड का मैप बनाया था, टोलमी को भारत को वर्ल्ड के मैप में दर्शाया था, जेम्स रेनल जिसने जो है वो धरती सॉरी भारत का मैप बनाया है। उसके बाद हमने महाद्वीप देखे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमने देखे, ठीक है। और 5 हमने महासागर देखे, ठीक है। 5 हमने ओशन देखे। थर्ड हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ा था। फोर्थ हमने इंडिया को थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है कि कितना इसका नॉर्थ साउथ स्ट्रेच है, ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है, या फिर कौन से नंबर की कंट्री है, ठीक है। फिफ्थ हमने 7 कंट्रीज को देखा, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को हमने इस क्लास में हमने कवर करा है। 7 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए कल की क्लास में। इंडिया के बारे में नॉर्थ साउथ एक्सटेंट पता होना चाहिए या फिर इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। 5 ओशंस में आपको इनके नाम, 7 कॉन्टिनेंट में आपको इनकी पॉपुलेशन वाइज प्लस एरिया वाइज सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। 6 नंबर पे जो हमने चीजें देखी हैं वो सोलर सिस्टम भी देखा है। सोलर सिस्टम का भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया गया है। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट का नाम प्लस 1 सन ये पता होना चाहिए। एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या है। इतना जितना मैंने पढ़ाया उतना मैं आपसे कल पूछूंगी, ठीक है। 7th नंबर पे हमने पढ़ा है, फिर से अर्थ लाए हैं हम, ठीक है। तो अर्थ की लेयर्स को पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर। अब क्रस्ट मेंटल कोर को हमने उतना डीप नहीं पढ़ा है, ठीक है। मतलब सिंपली पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको जरूरी रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। अब क्रस्ट मेंटल कोर में हमने पढ़ा यहाँ पे, एक हमने पढ़ा ओशनिक क्रस्ट और एक हमने पढ़ा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लैंड क्रस्ट, ठीक है। मेंटल में हमने स्थैनोस्फीयर देखी है और कोर में हमने किस चीज से बना होता है, नाइफ से बना होता है, निकल और आयरन से ही बना होता है, ये देखा है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी मैं इसको इरेज करके ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आपको एक छोटे से नोट्स बना देती हूँ, वो लिखना, फिर उसके बाद हमारी क्लास जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो ये 7 चीजें जो है, जितना मैं याद कर पा रही हूँ, यही 7 चीजें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं और ये 7 चीजें आपको कल जो है वो याद होनी चाहिए। मैं आपसे जरूर पूछूंगी इनके बारे में, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इंडिया की लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ लगती है, नेबरिंग कंट्रीज को हम जो है वो लर्न करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमने क्या देखना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। निकल और आयरन से कोर बना होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बना होता है वो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से जो है वो बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है। और ओशनिक क्रस्ट जो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से जो है ये बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से जो है वो हमें ओशनिक क्रस्ट बना होता है और क्रस्ट जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट थोड़ा हल्का रहता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ा, मतलब ये प्लेट जो है थोड़ी भारी रहती है। कोर जो है वो निकल और आयरन से बना होता है। बाकी चीजें आपको जो है वो कल पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपको ये सारी चीजें जो है वो कल की क्लास में याद हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। और बाकी हम फिर कल करते हैं, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, हम जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कैसी लगी है आप बताना जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।